हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 10 फेडरलिज्म का पांचवा लेक्चर देखेंगे, जिसे हम लोग भारत में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। इसके पहले हमने बताया है डिसेंट्रलाइजेशन है क्या, जी जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन है उसके क्या प्रॉफिट है, ठीक है ना। यहाँ तक हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो जैसे भारत में डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था लागू की जाती है, अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर डिसेंट्रलाइजेशन की सुविधा दी जाती है। लेकिन उस समय जो डिसेंट्रलाइजेशन लागू किया गया, उस समय जो लोकल गवर्नमेंट बनाई गई, हर एक स्टेट की लोकल गवर्नमेंट्स के जो पार्ट थे उनके नेम अलग अलग होते थे। सबके पावर्स, अधिकार हैं वो बहुत कम थे। उन्हें अधिकार राज्यों से दिए जाते थे और रेगुलर इलेक्शन नहीं होता था, उनके चुनाव भी लगातार नहीं होते थे। उनके पास रिसोर्सेस यानी संसाधनों का अभाव होता था, इसलिए वो लोकल गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब पीएम नरसिम्हा राव, क्या नाम है, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री बने, कौन, पीएम कौन बने, जब नरसिम्हा राव भारत के पीएम यानी कि प्रधानमंत्री के रूप पर आए, तो इस नरसिम्हा राव ने जो हमारी लोकल गवर्नमेंट थी, इस लोकल गवर्नमेंट को और अधिक पावरफुल बनाने और एक पूरे कंट्री में एक प्रकार के एक सिस्टम का लोकल गवर्नमेंट स्थापित करने के लिए, यानी एक ही प्रकार की लोकल गवर्नमेंट हर जगह संचालित हो, सभी के लोकल गवर्नमेंट को सेम पावर हो और उन्हें कुछ शक्तिशाली बनाया जाए, उन्हें कुछ अधिकार दिए जाएं। इस आधार पर पीएम नरसिम्हा राव के समय 1992 में दो अमेंडमेंट किए गए, यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है ना। 1992 यानी कि 32 कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट 1992 एक्ट 1992, और इसी प्रकार से 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 यानी 74 कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट 1992। ओके, तो इस प्रकार से इन दो अमेंडमेंट के माध्यम से, इन दो अमेंडमेंट के द्वारा लोकल गवर्नमेंट को कुछ विशेष प्रावधान किए गए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसके तहत कौन कौन से सिस्टम या कौन कौन से प्रावधान किए गए जिससे लोकल गवर्नमेंट या हमारा जो स्थानीय सुशासन है वह कैसे मजबूत हुआ। तो फर्स्ट नंबर देखेंगे, पहला नंबर अगर देखें एक नंबर, तो पहला कार्य किया कि अब स्थानीय निकायों के जो इलेक्शन है यानी जो चुनाव है उन्हें नियमित किया गया, यानी कि लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन है वो 5 ईयर पश्चात रेगुलरी तरीके से इलेक्ट किए जाएंगे, यानी प्रत्येक 5 साल बाद इनका चुनाव किया जाएगा, यानी रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ओके, दूसरा काम किया गया कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें जितनी भी सीट्स हैं या पोस्ट हैं उन पर जो है एक प्रकार से कहें कि कुछ जो एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एससी है, शेड्यूल्ड कास्ट, ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई, ठीक है ना। कुछ सीटें क्या की गई, रिजर्व कर दी गई, और इस रिजर्व कर दी गई, यानी इन सीटों पर एक प्रकार से रिजर्वेशन का सिस्टम लागू किया गया कि हर वर्ष कुछ ना कुछ सीटें इन
क्लासेस के लोगों के उत्थान के लिए यह व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे लोकल गवर्नमेंट में इन लोगों को भी सहभागिता करने का मौका मिले। थर्ड नंबर किया गया, लोकल बॉडीज पे, जो लोकल गवर्नमेंट की बॉडीज हैं उनमें 1/3 सीट पर ओनली फीमेल के लिए यानी महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व कर दी गई, यानी महिलाओं के लिए भी 1/3 यानी 1/3 सीट रिजर्व कर दी गई, या इनका भी रिजर्वेशन का सिस्टम किया गया। चौथा, जो लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय सुशासन है, उसका प्रत्येक 5 वर्ष बाद इलेक्शन हो, इसके लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग, उसके लिए क्या किया गया, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया, यानी एक इलेक्शन कमीशन होगा और वह लोकल बॉडीज के इलेक्शंस को कंप्लीट कराएगा या पूरा कराएगा। और लास्ट देख लेते हैं 5वां, कि जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट थे, राज्य सरकारें थी, इन राज्य सरकारों के कुछ अधिकार यानी स्टेट गवर्नमेंट के कुछ पावर इनसे लेकर लोकल बॉडीज को यानी स्थानीय निकायों को दे दिया गया, ठीक है ना। और साथ में उन्हें एक प्रकार से उनको कानूनी रूप से यानी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उन्हें पावरफुल बनाने या मजबूत बनाने का काम किया, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अमेंडमेंट जो हुए उन अमेंडमेंट के बारे में जानते हैं, लोकल गवर्नमेंट्स के तहत क्या क्या किया गया। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि 1992 73 कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट 1992। ओके, इसके तहत क्या क्या किया, पहली चीज समझना है कि 73 के तहत ग्रामीण स्तर पर यानी कि जो हमारा रूरल लेवल है उस स्तर पर यानी ग्रामीण स्तर पर जो लोकल गवर्नमेंट जिसे हम लोग पंचायती राज कहेंगे यानी पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया। ओके, इसे इंग्लिश में भी क्या कहेंगे, पंचायत। तो इसे यहाँ पर एक प्रकार से पंचायत की व्यवस्था या पंचायती राज सिस्टम लागू किया गया। तो 73 कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट ओनली एंड ओनली रूरल लोकल गवर्नमेंट यानी ग्रामीण स्थानीय सुशासन के लिए है। इसके तहत कौन कौन से प्रावधान किए गए यानी कौन कौन सी चीजें जोड़ी गई। तो 73 के तहत भारतीय संविधान में कुछ पार्ट होते हैं जिनकी संख्या 22 है, उन पार्ट में पार्ट 9 जोड़ा गया, पार्ट 9 जोड़ा गया। शेड्यूल होती हैं अनुसूचियां, तो इसके लिए 11वीं यानी 11 शेड्यूल 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और कुछ आर्टिकल जोड़े गए, अनुच्छेद जोड़े गए 243 से लेकर 243 के अड़ा 243 के अड़ा तक, यानी ABCD EF GH करके अड़ा निकाल लीजिएगा, वैसे आना चाहिए इंग्लिश में होता। ओके, तो ये 3 चीज जरूर याद रखना है। 73 कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट के तहत रूरल स्तर पर लोकल गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई, इसमें पार्ट 9 अनुसूची 11 एंड आर्टिकल 243 से 243O या 8। इसके तहत 3 स्तर के ग्रामीण सुशासन की व्यवस्था की गई। 3 स्तर पर होगा, पहला है जिसका कहा गया ग्राम पंचायत, तो इसका नाम भी रहेगा विलेज पंचायत। दूसरे लेवल पर किया गया
क्षेत्र पंचायत, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर क्या था, क्षेत्र पंचायत, यानी इसे कहेंगे एरिया पंचायत। पहले इनको जानते हैं, कहाँ गठित करेंगे। ग्राम पंचायत की व्यवस्था ऐसे गांवों में की जाएगी जहां की पॉपुलेशन 1000 या इससे अधिक है। ऐसे गांव जिनकी जनसंख्या 1000 या 1000 से अधिक है, वहां पर एक विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत गठित किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। चुनाव के बाद एक ग्राम प्रधान और 9 से 13 ग्राम सदस्यों का चुनाव किया जाता, ठीक है ना। यानी जो विलेज हेड है और विलेज कैंडिडेट है, उनका चुनाव होता है। इस ग्राम प्रधान को हम लोग सरपंच के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम लोग सरपंच या कहें कि पंच के नाम से भी जानते हैं, ओके। क्षेत्र पंचायत पे आते हैं, तो किसी भी जिले को, जो डिस्ट्रिक्ट है, उसे पहले ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है, यानी जिसे ब्लॉक कहते हैं या जिसे क्षेत्र कहते हैं। और प्रत्येक क्षेत्र को फिर 2000 जनसंख्या के आधार पर कई सब क्षेत्रों में बांटा जाता है, कई सब क्षेत्र में बांटा जाता है। और यहाँ से जो कैंडिडेट चुना जाता है उसे हम लोग BDC कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट कैंडिडेट। क्या कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट कैंडिडेट। ये ब्लॉक डेवलपमेंट कैंडिडेट अपने ही सदस्यों में से एक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। किसका करते हैं, एक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं, यानी इनके द्वारा आपस में मिलकर एक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव किया जाता है। इसके बाद आते हैं थर्ड नंबर पे, जिला पंचायत, यानी कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत। जिला पंचायत की बात करें तो प्रत्येक जिले में प्रति 50,000 जनसंख्या के आधार पर जिला पंचायत क्षेत्र बनाए जाते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट पंचायत एरिया। और प्रत्येक एरिया से इलेक्शन के माध्यम से एक कैंडिडेट चुना जाता है, जिसे हम लोग जिला पंचायत सदस्य कहते हैं। और जितने भी जिला पंचायत सदस्य होते हैं, यह भी अपने में से एक जिला पंचायत अध्यक्ष यानी डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसके तहत आपको बताया गया कि लोकल लेवल पर गवर्नमेंट कैसे संचालित करते हैं या ग्रामीण एरिया पर लोकल गवर्नमेंट कैसे संचालित होती है। अब आते हैं हम लोग, ठीक है। आपके कोर्स पर इतना ही है, इसलिए इस पर इतना ही फोकस किया गया है, इससे अधिक इस पर फोकस नहीं किया गया। चलिए अब चलते हैं 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। अब 74 की बात करेंगे तो वही है 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके तहत जो प्रावधान किए गए या जो फीचर्स लाए गए उनके बारे में अगर हम देखें तो वही है, यहाँ भी पार्ट जो 9 था वो 9 का ए जोड़ा गया। यहाँ पर जो शेड्यूल है यानी अनुसूची है वो वहाँ पर 11 थी, तो यहाँ पर 12। और ये भी याद रखना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 12 शेड्यूल हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और ये 11वीं 12वीं दोनों अंतिम अनुसूचियाँ हैं, ठीक है ना। इसके बाद अनुच्छेद यानी जो आर्टिकल है वहाँ पर आप देखे हैं 243 के ओ के बाद ओ तक होता है, तो ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। और पी से लेकर 243 के टी तक, 243 के टी तक इसकी व्यवस्था की गई है, यानी 243 के टी तक इसमें शामिल होंगे।
अब आगे आते हैं। इसके तहत भी गवर्नमेंट के 3 स्तर बनाए गए हैं और ये सभी जितने होंगे वो नगर यानी अर्बन एरिया पर ये लागू होंगे। तो पहला होता है यहाँ पर अर्बन एरिया पर नगर पंचायत, इसे म्यूनिसिपल कहते हैं। ओके, नगर एरिया पर जो सिस्टम लागू होगा उसे, जैसे वहाँ पर पंचायती राज कहते थे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, म्यूनिसिपल। तो आते हैं पहले नगर पंचायत, जिसको नगर पंचायत ही इंग्लिश में कहेंगे। अब नगर पंचायत का गठन कैसे होता है? ऐसे कस्बे जिनकी पॉपुलेशन 30,000 से 1 लाख के बीच होती है, 30,000 से 1 लाख तक होती है, वह उसे नगर पंचायत कहा जाता है या नगर पंचायत घोषित किया जाता है। इस नगर पंचायत को जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के आधार पर 10 to 24 वार्ड में विभाजित कर सकते हैं। यानी कोई भी नगर पंचायत होगा तो वहाँ 10 से 24 वार्ड हो सकते हैं, 24 से 25 नहीं होगा, 10 से 9 नहीं होगा। ओके, और इस प्रत्येक वार्ड से एक कैंडिडेट चुना जाता है जिसे हम लोग पार्षद यानी कि सभासद कहते हैं। कभी कभी पार्षद और कभी कभी सभासद। और यहाँ के लोग एक नगर पंचायत अध्यक्ष का भी डायरेक्ट तरीके से चुनाव करते हैं या इलेक्शन करते हैं। दूसरा है नगर पालिका परिषद यानी म्यूनिसिपल काउंसिल। नगर पालिका परिषद यानी म्यूनिसिपल काउंसिल ऐसे शहर या कस्बे जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से 5 लाख तक है, 1 लाख से 5 लाख तक है, उन्हें हम लोग नगर पालिका परिषद यानी म्यूनिसिपल काउंसिल घोषित करते हैं। इसके तहत वार्ड की बात करें तो 25 से लेकर 55 तक यहाँ वार्ड हो सकते हैं, यानी इतने वार्ड होंगे। सेम चीज है, जो सदस्य चुने जाएंगे उन्हें हम लोग पार्षद या सभासद कहते हैं, और एक यहाँ भी अध्यक्ष चुना जाता है जो नगर पालिका अध्यक्ष यानी म्यूनिसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट कहलाता है। थर्ड नंबर पे आते हैं जिसे हम लोग नगर निगम कहते हैं। ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 5 लाख से लेकर 10 लाख तक होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नगर निगम कहते हैं। इसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है ना। यहाँ पर जो वार्डों की संख्या है वो वार्ड यहाँ पर 60 से 110, 60 से 110 यानी 60 से कम नहीं होंगे और 110 से अधिक नहीं होंगे। बाकी चीज सेम है। यहाँ पर भी जो हम सदस्यों को चुनते हैं उन्हें पार्षद या सभासद कहते हैं। यहाँ पर जो अध्यक्ष चुने जाते हैं, नगर निगम में जो अध्यक्ष चुने जाते हैं उन्हें हम लोग मेयर या महापौर के नाम से जानते हैं। यहाँ भी उसी तरह से जनता इलेक्ट करेगी और उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, मेयर या महापौर। चलिए एक छोटी सी चीज और बची है उसको भी बता देते हैं। ऐसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कुछ ऐसे भी सिटीज हैं, शहर हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है। तो जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक हो जाती है उसे हम लोग महानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, यानी महानगर निगम के नाम से जानते हैं। महानगर निगम यानी कि महानगर म्यूनिसिपल काउंसिल, ठीक है ना। इस महानगर निगम में जनसंख्या कितनी, 10 लाख से अधिक होती है। वर्तमान समय में हमारे उत्तर प्रदेश में 17 ऐसे सिटीज हैं जिन्हें हम लोग महानगर निगम कहते हैं, यानी जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है।
इस प्रकार से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। हमने शुरू में बताया इस विकेंद्रीयकरण के तहत जो लोकतंत्र का विभाजन, लोकतंत्र के तहत सत्ता लोगों के हाथ में देने की बात की गई, इस लोकल गवर्नमेंट की व्यवस्था के तहत वर्तमान समय में लगभग पूरे देश से 32 लाख लोग इलेक्ट होते हैं, चुने जाते हैं, और जिनके हाथों में 36 लाख लोग चुने जाते हैं जिनके हाथों में यह शासन कार्य या इन पावर्स को दिया जाता है। वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।